चैप्टर 8 मलाल। इस वक्त विहान स्टेज के बीचों बीच होस्ट के साथ खड़ा था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। आज जाकर उसने ठीक से देखा था कि वाकई कितने लोग यहाँ आते हैं। होस्ट अपने घुटनों पर बैठ गया और विहान से पूछा, विहान क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? विहान ने बड़ी मासूमियत से सिर हो में हिलाया। होस्ट ने फौरन ही मुस्कुराते हुए अपना माइक उसके हाथ में दे दिया। जागृति अब अनामिका के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो दोनों इस वक्त बहुत हैरान थीं। इतने सारे लोगों के सामने कुछ कहना एक छोटे बच्चे के लिए इतना आसान कैसे हो सकता है? उन्हें लगा हो सकता है विहान सबको थैंक यू कहना चाहता हो। स्टेज पर विहान माइक पकड़े खड़ा था। हेलो, उसने धीरे से कहा। उसकी प्यारी आवाज ने एक बार फिर से सबका मन मोह लिया था। विहान ने स्टेज के नीचे खड़े कैमरामैन से कहा, अंकल आप कैमरा यहाँ ले आइए, आप मेरी बहुत सारी फोटोज क्लिक कीजिए। ये कहने के बाद विहान ने अलग अलग पोजेज में फोटोज क्लिक करवाए। उसका पूरा ध्यान इस बात पर था कि उसका फेस ज्यादा अच्छे से नजर आए। ये क्या करना चाहता है? अनामिका स्टेज के पीछे खड़ी बड़बड़ाए, पता नहीं, देखते हैं ये क्या कहने वाला है। वैसे ये क्यूट लग रहा है, जागृति ने मुस्कुराते हुए कहा। जब काफी सारी फोटोज क्लिक हो गई तो विहान ने कहना शुरू किया, हेलो मेरा नाम विहान है, मैं 4 साल का हूँ, मेरी मम्मा का नाम अनामिका है। मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, यो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं आप सबको कुछ बताने वाला हूँ। मैंने ना अपने डैड को कभी नहीं देखा, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मम्मा कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया में आने वाला था तब मेरे डैड कहीं खो गए थे। ये शो सब लोग देख रहे हैं, खैर आप भी कहीं पर जरूर देख रहे होंगे। प्लीज डैड वापस आ जाए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। सबके पापा है, बस मेरे नहीं है। आई मिस यू। मासी कहती हैं कि मैं शायद अपने पापा जैसा दिखता हूँ, तो आप सब लोगों को अगर कहीं मेरे हेड मिले, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखते होंगे तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे अच्छे से देख लीजिए, डैड जल्दी वापस आ जाए। स्टेज के पीछे खड़ी अनामिका जितनी हैरान थी उतना ही उसे गुस्सा भी आ रहा था। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बिना सोचे समझे स्टेज पर चली गई और खींचकर विहान को वहां से ले जाने लगी। हालांकि इतने बड़े खुलासे के बाद अनामिका का स्टेज छोड़ना मुश्किल हो गया था। रिपोर्टर्स ने उसे और विहान को चारों ओर से घेर लिया था और विहान से तरह तरह के सवाल कर रहे थे। ये देखकर विहान डर के मारे अनामिका के पीछे छिप गया, जिसके बाद रिपोर्टर्स अनामिका के चेहरे के आगे माइक लगाकर खड़े हो गए। विहान अनामिका भी ये सब देखकर घबरा गई थी। विहान के पापा उसे क्यों छोड़कर चले गए? क्या आपके बीच कुछ हुआ था? विहान के फादर का क्या नाम है? आप हमें बताएं, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। विहान बेटा, क्या आपको अपने पापा का नाम भी नहीं पता? अनामिका के सामने इतना कुछ हो रहा था, पर वो एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी। उन लोगों के सवाल उसके जख्मों को कुरेद रहे थे। उसके दिल में एक दर्द था और वो उसकी आंखों से होकर बाहर आने वाला था, पर वो खुद को काबू किए हुए थी। उसने बहुत कस के विहान का हाथ पकड़ा था। जब जागृति ने ये सब देखा तो उसने भीड़ में घुसकर किसी तरह उन दोनों को वहां से निकल, हालांकि मीडिया वाले अभी भी उनसे पीछे लगे थे। भोपाल। दूसरी तरफ भोपाल के उस सक्जरी दिला में मालविका अपने आंसू पौल रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतनी तकलीफों से गुजर सहर होगा। उसके बैंड उसके पास नहीं है। वहीं उसके बगल में बैठा सागर अब भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा यही विद्वान की तस्वीरों को देख रहा था। अचानक उसने अपनी बहन से कहा, तुमने सही कहा था कि ये मेरे जैसा दिखता है, मतलब ये तुम्हारा बच्चा है। मालविका ने अपना सेना छोड़ तुरंत ही कहा। सागर ने उसकी बात सुन झुंझला कर उसके सिर पर एक चपत लगा दी। तुम्हारे पास दिमाग की सच में कमी है क्या? परिवार में मैं अकेला लड़का हूँ। सागर ने अपनी भौहें उठाकर मालविका को ध्यान से देखा। सोची और कौन हो सकता है? सागर की बात सुनकर मालविका के दिमाग में जी जवाब आया। उसे सोचकर ही यो एक्साइटमेंट में बोली, तो क्या रुद्र भैया? ये कहकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से चमक रही थी। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हो सकता है? ये सच में रुद्र भैया का बच्चा हो सकता है? यकीन ही नहीं हो रहा। शक्लें तो वाकई मिलती जुलती है। मैंने तो गौर ही नहीं किया था इस बात पर। रुद्र का ख्याल आते ही वो दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। फिर अचानक मालविका ने सागर से कहा, सागर क्या तुम्हें वाकई लगता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र भैया की तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, सागर ने कहा। फिर अचानक कुछ सोचते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कोई सीक्रेट रिलेशन हो? ये सब पता लगाने का बस एक ही तरीका है और वो है DNA टेस्ट। मालविका ने बड़ी गंभीरता से कहा।
मालविका के मुंह से डीएनए टेस्ट की बात सुनकर सागर ने हैरानी से कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम डीएनए टेस्ट कैसे करवाओगी? सागर को इतना हैरान देखकर मालविका ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे, अगर उसमें सब क्लियर हुआ तभी हम रुद्र भैया के सामने ये बताएंगे, और वैसे भी मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है, मैं भैया के सामने ऐसे ही जाकर इतनी बड़ी बात नहीं कह सकती। गुजरात। इधर अनामिका ने विहान को ले जाकर कार में बंद कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद खुद भी कार में बैठ गई। पीछे पीछे आकृति भी आई और उसने आते ही कार स्टार्ट कर दी, क्योंकि मीडिया वाले कैमरा लिए उसी तरफ आ रहे थे। कुछ देर बाद जागृति ने एक सुनसान जगह पर अनामिका के कहने पर कार रोकी। उस वक्त अनामिका बहुत गुस्से में थी। उसने विहान से काफी सख्ती से पूछा, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? किस बात की कमी है? तुम्हें क्यों चाहिए पापा का प्यार? मेरा प्यार कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए? विहान ने पहली बार अपनी मम्मा को इतने गुस्से में देखा था। उसकी मम्मा जो उससे हमेशा केवल प्यार जताती है, आज उससे बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। गम्मा, मैं बस डैडी से एक बार मिलना चाहता हूँ, विहान ने बहुत घबराते हुए कहा। अपनी माँ का गुस्सा देखकर उसके शब्द भी इस वक्त लड़खड़ा रहे थे। अनामिका, नाराज क्यों हो रही हो? तुम भी तो समझने की कोशिश करो, उसे भी तो बाप का प्यार चाहिए। जागृति ने अनामिका का गुस्सा शांत ना होते देख कहा। जागृति, तुम बीच में मत बोलो, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। इसने आज जो किया है उसके लिए इसे सजा देना बहुत जरूरी है। इस वक्त अनामिका को जागृति का इस तरह विहान की साइड लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बीती यादों के किस दर्द से गुजर रही थी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उस शख्स का जिक्र भर उसकी घबराहट बढ़ा देता है। विहान की आंखों में अब आंसू उतर आए थे, उसकी नाक और गाल लाल पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ इस बात से इतनी नाराज क्यों है। क्या उसकी माँ उसके हैद को नहीं ढूंढना चाहती? मम्मा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? सबके हैद है, बस मेरे नहीं है। मुझे भी अपने डैड चाहिए, विहान ने रोते हुए कहा। अपने बेटे का सवाल सुनकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, विहान, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हारी मम्मा भी मैं हूँ और डैड भी। आज के बाद मुझे तुम्हारे मुंह से डैड के बारे में कोई सवाल नहीं सुनना। अगर मैंने दोबारा तुम्हें ऐसा कुछ करते देखा, मुझसे बुरा कोड नहीं होगा। बगल में बैठी जागृति अनामिका और विहान दोनों की हालत समझ रही थी, इसलिए उसने विहान के सिर पर हाथ फेरा और बोली, विहान, मैंने तुम्हें बताया था ना, जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जन्म दिया था तब वो एक खास वक्त था। ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, पर तुम इतना समझ लो कि मम्मा और पापा के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सकते। लेकिन मुझे डैडी चाहिए। विहान अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। यो बहुत नादान था, बड़े लोगों की बातें उसकी समझ में कहाँ आने वाली थी। उसका बालनन बाकी बच्चों के हैद को देखकर अपने डैड के लिए तड़प उठता था। घर पहुंचने के बाद रात में डिनर के वक्त जागृति के घर में खामोशी छाई थी। वहां हर कोई भावनाओं के अलग अलग तूफान से जूझ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई बिना कसूर के कुछ झेल रहा था तो वो विहान था। सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। उसे नहीं पता उसकी माँ को क्यों बुरा लगा विहान का उसके डैड को ढूंढना। घर आने के बाद से विहान ने एक बार भी अनामिका से बात नहीं की थी। अनामिका की डांट शायद विहान को बहुत हट कर गई थी। वहीं अनामिका समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। क्या बताए अपने बेटे को कि उसका जन्म कैसे हुआ है? उसके लिए इस दुनिया में डैड जैसी कोई चीज नहीं है। वो तो इस दुनिया में आया ही किसी की जबरदस्ती की वजह से है। क्या अनामिका 4 साल के बच्चे को ये कहे कि वो अपने डैड को ढूंढने की रट लगाना बंद कर दे, क्योंकि एक जाहिल इंसान ने उसकी माँ का रेप किया था और वही जाहिल असल में उसका बाप है। वो उस छोटे से बच्चे की तकलीफ को अनदेखा कैसे करे? कैसे उसे समझाए कि उसे और बच्चों की तरह उसके हैद का प्यार नहीं मिल सकता? अनामिका ने एक नजर डाइनिंग टेबल पर अपने बगल में बैठे विहान को देखा, जो बहुत उदास था। वो आज अपनी मम्मा की तरफ देख तक नहीं रहा था। अनामिका को ऐसा लगा उसके दिल में कुछ चुभ गया हो। उससे अपने छोटे से बेटे की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक निवाला विहान की तरफ बढ़ाया, लेकिन विहान ने धीरे से उसके हाथ को खुद से दूर कर दिया। बगल में बैठी जागृति ये सब देख रही थी। उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तकलीफें देखी नहीं जा रही थी। वो कुछ भी करके बस अनामिका की मदद करना चाहती थी, लेकिन जिस जगह अनामिका थी, यहाँ वो उसकी क्या मदद कर सकती थी? वो अनामिका का दुख समझ सकती थी। उसने चाहा कि एक बार वो विहान को समझाने की कोशिश करे, लेकिन कैसे समझाए, इस सवाल से वो आगे बढ़ ही नहीं पाती। वो आखिर इतने छोटे बच्चे को क्या कहकर अपने डैड को भूल जाने को कहे?
जिस उम्र में उसे पिता का प्यार मिलना चाहिए उस उम्र में वो अपने डैड को ढूंढने के तरीके ढूंढ रहा है। आखिर यही गलती है ना उसकी की थी, ऐसे आदमी का खून है जिसने एक बेबस लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। जिन बातों का मतलब भी वो नहीं समझ सकता वही बातें तो उसकी जड़ों की पहचान है। अगर कभी उसके डैड उसे मिल भी गए तो क्या वो अपने इस नाजायज खून को अपनाना चाहेंगे? जागृति की आंखें नम हो गई थी। उसने चेहरा दूसरी तरफ किया और आंसू पोंछ लिए। तभी विहान ने कहा, मासी मैं सोने जा रहा हूँ। और ये कहकर छोटा सा विहान वहां से चला गया। अनामिका उसका मुंह देखती रह गई। वो वहीं थी। उसके बाद भी उसने आज जागृति से कहा कि वो सोने जा रहा है। अनामिका को बहुत तकलीफ हो रही थी अपने बेटे को इस हाल में देखकर। जागृति इस वक्त अनामिका का मुंह देख रही थी। तभी अचानक अनामिका उठी और उसने जागृति से कहा, जागृति मैं विहान के पास जा रही हूँ। कमरे में विहान करवट लिए बेड पर लेटा था। अनामिका जाकर उसके बगल में लेट गई। उसने विहान को जबरदस्ती अपने सीने से लगा लिया और एक हाथ से उसका माथा सहलाते हुए बोली, मम्मा से नाराज हो? विहान ने अनामिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा तो मम्मा को माफ नहीं करोगे? अनामिका ने फिर से कहा। तो इस बार विहान बोल पड़ा, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ मम्मा। उसके ये बोलते ही अनामिका ने खुश होकर झट से कहा, तो फिर मम्मा से बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे लगा आप मुझे फिर से डांटोगे। विहान ने बड़ी मासूमियत से कहा। मम्पा अब तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी विहान। अनामिका की बात सुनते ही विहान अनामिका की तरफ पलट गया। अनामिका ने उरा का माथा चूमा और बोली, अच्छा विहान बेटा ये बताओ तुम्हें अचानक से डैड को क्यों ढूंढना है? क्या मम्मा तुम्हें प्यार नहीं करती? विहान ने एक बार अनामिका की तरफ देखा और धीरे से बोला, नानू के घर पर मैंने देखा था नानी और अपराजिता मासी आपसे कैसे बात कर रही थी। अगर डैड होते थी वो आपसे कभी ऐसे बात नहीं करती। इसलिए मैं हेड को ढूंढना चाहता हूँ। वो दोनों अच्छी नहीं है मम्मा, आपको परेशान करती है। अपने बच्चे को अपनी इतनी परवाह करते देख अनामिका की आंखें खुशी से नम हो गई। लेकिन ये बातें उस पर गलत असर डालेंगी, इसलिए अनामिका ने विहान से कहा, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मम्मा उनसे दूर थी और उनसे बात नहीं करती थी, इसलिए वो मम्मा से नाराज थी। लेकिन वो बुरी नहीं है, आप उनके बारे में मत सोचो। अच्छा चलो सब छोड़ो, मम्मा अब तुम्हें कहानी सुनाने वाली है, अब तुम जल्दी से आंखें बंद करो। विहान ने कहानी का नाम सुनते ही जल्दी से आंखें बंद कर ली। अनामिका में कहानी सुनाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में विहान बिना पूरी कहानी सुने सो चुका था। भोपाल, सागर और मालविका इस वक्त साथ थे और एक बहुत सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। सागर अगर वो श्री वडोदरा में हुआ था तो मुझे लगता है विहान जरूर वहीं कहीं रहता होगा। हमें वहां जाकर पता लगाना होगा। फिर विहान से मिलकर हम डीएनए टेस्ट के लिए उसका भी कोई सैंपल चुरा लेंगे। मालविका ने काफी सोच विचार के बाद कहा, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि घर से कोई भी हमें जाने देगा? और डीएनए टेस्ट के लिए तुम सिर्फ विहान के सैंपल से कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें मुझे पता है, मालविका ने सागर की बात काटते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं रुद्र भैया से ही परमिशन लूंगी और फिर हमें कोई नहीं रोकेगा और डीएनए टेस्ट के लिए रुद्र भैया के कमरे से कुछ तो जरूर मिल ही जाएगा। मैं रुद्र भैया के कमरे में जा रही हूँ उनसे बात करने, तुम साथ आओगे? सागर ने फौरन हाथ जोड़ दिए। मालविका समझ गई कि वो साथ नहीं आने वाला है। कुछ देर बाद ही मालविका रुद्र के कमरे में खड़ी थी। रुद्र सामने सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम गुजरात क्यों जाना चाहती हो? रुद्र ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए ही पूछा। भैया मेरी एक फ्रेंड कुछ महीनों पहले गुजरात शिफ्ट हो गई थी। वो एक बार मुझे अपने नए घर बुलाना चाहती थी। एग्जाम्स की वजह से मैंने उससे मना कर दिया, लेकिन कल उसका बर्थडे है। मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। प्लीज भैया जाने दीजिए। मेरे साथ सागर भी जाना चाहता है। बस 2 दिन की बात है। सागर का नाम सुनते ही रुद्र ने एक नजर उसे देखा। मालविका अपनी फ्रेंड्स के बीच सागर का आना कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी सारी ही फ्रेंड्स सागर को पसंद करती हैं। लेकिन आज मालविका खुद सागर को ले जाने की बात कह रही थी। ये बात रुद्र को हजम नहीं हो रही थी। सागर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वाह, मालविका कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है, लेकिन सागर के अलावा भी तुम्हारे साथ कोई जाएगा। तुम दोनों अकेले नहीं जाओगे। मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएगा। मालविका का पहले तो ये सुनकर मुंह उतर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार यहाँ पहुँच जाए, फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे उस बॉडीगार्ड की नजर से बचने का। ठीक है भैया, थैंक यू, कहकर मालविका ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल आई। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। मालविका ने धीरे से रुद्र के कमरे का दरवाजा खोला।
अंदर लाइट्स ऑफ थी। तुम यहीं रुकना, मैं आती हूँ, मालविका ने अपने साथ खड़े सागर से कहा और अंदर चली गई। सागर मालविका के अंदर जाते ही डर के मारे यहाँ से भाग गया। वो अपनी बहन जितना हिम्मत वाला नहीं है, लेकिन मालविका की धमकियों उससे कुछ भी करा लेती हैं। मालविका इस वक्त रुद्र के कमरे में उसकी बड़ी और खूबसूरत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से वहां से कुछ उठाया और दबे पांव बाहर निकल गई। बाहर सागर को ना पाकर उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना काम बन जाने की खुशी में उसने अपने कमरे में जाना ही सही समझा। मालविका इस भ्रम में थी कि उसने अपना काम कर लिया है, लेकिन मालविका के जाने के बाद बेड पर सोए रुद्र की आंखें एक झटके से खुल गई। चैप्टर 9 पहला प्यार। सुबह जब सागर की आंख खुली तो उसने सामने मालविका को बैठा देखा, जो उसे ही घूर रही थी। सागर की याद आया कि रात में वो मालविका को रुद्र के कमरे के बाहर छोड़कर भाग आया था। सुबह सुबह ऐसे डराना जरूरी है क्या? सागर ने मालविका को चिढ़ाने के लिए कहा। रुद्र भैया ने कहा है कि अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए बिना हमें कहीं नहीं जाना, इसलिए अब हम एक हफ्ते बाद ही जाएंगे, मालविका ने सोफे से उठते हुए कहा। सागर भी अब उठकर बैठ चुका। एक हफ्ते बाद, सागर ने थोड़ी फिक्र के साथ कहा। तब तक रुद्र भैया यहाँ नहीं रहेंगे, फिक्र मत करो, मैंने रात को उनके कोम से उनके कुछ बाल ले लिए थे, मालविका ने एक विक्ट्री स्माइल लिए कहा। सागर ने अपनी बहन को मुस्कुराकर थम्स अप किया तो मालविका भी मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकल गई। गुजरात। दूसरी तरफ जागृति जो हॉल के सोफे पर सो रही थी, आंखें खुलते ही उसने देखा कि अनामिका विहान को हुडी पहनाने के बाद उसका फेस मास्क से कवर कर रही थी। ये तुम क्या कर रही हो और इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? जामूती ने जम्हाई लेते हुए पूछा। सुबह के 11 बज रहे हैं मैडम, और आप इसे इतनी सुबह कह रही हैं। थोड़ी देर बाद दोपहर होने वाली है, अनामिका ने विहान के सिर को हुडी की कैप से ढकते हुए कहा। जागृति अनामिका की बात सुन अपने हाथों में अपना मुंह छिपाकर शर्माने का नाटक करने लगी, जिसे देखकर विहान हंसने लगा। विहान के एडमिशन के लिए एक स्कूल में जा रही हूँ, फिर अनामिका ने हुडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और इसको इतना बैंकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कोई ना कोई मीडिया वाला या विहान का फैन उसे मिल ही जाता है। इसकी उस ये सब हैंडल करने की नहीं है। अनामिका अब तक पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, इसलिए उसने जागृति से कहा, अच्छा अब मैं निकलती हूँ, मैं तुम्हारे ही उठने का वेट कर रही थी, और हाँ अपने रूम में सोया करो, शूटिंग से लौटकर कहीं भी सो जाती हो, इस तरह तुम्हारी बॉडी में पेन हो सकता है। अनामिका की हिदायत सुनते ही जागृति फिर से शर्माने का नाटक करने लगी। विहान एक बार फिर से जागृति की हरकत देखकर हंस पड़ा। ये नहीं सुधरेगी, अनामिका बड़बड़ाती हुई विहान का हाथ पकड़े वहां से निकल गई। विहान को शो जीते हुए 2 दिन हो चुके थे। अनामिका ने अब यहीं रहने का फैसला किया था। उसके हिसाब से उसके डैड और जागृति यहाँ है, ऐसे में विहान को अकेलापन महसूस नहीं होगा और फिर शायद उसे अपने डैड की याद भी ना आए। अनामिका इन 2 दिनों से विहान के लिए कोई अच्छा सा स्कूल भी ढूंढ रही थी। उस कंपटीशन को जीतने के बाद विहान अब काफी फेमस हो गया था। सोशल मीडिया पर उसकी लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि वो अपने डैड को ढूंढ रहा था। अनामिका ने विहान के लिए काफी अच्छा स्कूल चुना था। वो शहर का सबसे महंगा और नामी स्कूल था। अनामिका ने अपनी सारी सेविंग्स विहान का एडमिशन करवाने में लगा दी थी, और जब तक उसे कोई जॉब नहीं मिलती तब तक वो जागृति के घर में ही रहने वाली थी। आज विहान के स्कूल का पहला दिन था। जागृति भी अनामिका के साथ विहान को स्कूल तक ड्रॉप करने आई थी, हालांकि वो कार से बाहर नहीं निकाली। अनामिका जब विहान को स्कूल के अंदर छोड़कर कार में वापस आई तो जागृति ने कहा, हमारा विहान कितना समझदार है, वो जरा सा भी रोया नहीं, क्योंकि वो भी घर में पड़े पड़े बोर होने लगा था, लेकिन मुझे उसकी फिक्र अभी से होने लगी है। जागृति ने अनामिका का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, अब तुम जरा फिक्र करना बंद करो, सब ठीक है और अभी तुम मेरे साथ चल रही हो। लेकिन कहाँ? अनामिका ने बड़ी बड़ी आंखें किए जागृति की तरफ देखा। जागृति ने धीरे से उसके गले से अपने हाथ हटाए और कार स्टार्ट करते हुए बोली, आज का पूरा दिन हम साथ बिताने वाले हैं। सबसे पहले हम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, उसके बाद। जागृति तुम क्यों इतना? शॉपिंग जाने का सुनकर ही अनामिका ने उसकी बात काटते हुए कुछ बोलना चाहा, लेकिन जागृति ने उसे रोक दिया। अनामिका एक खुददार लड़की थी, उसे इस तरह जागृति के घर रहना काफी खल रहा था। ऊपर से जागृति अनामिका और विहान दोनों की हर चीज का ध्यान रख रही थी। अनामिका जागृति पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो किसी काम की तलाश में थी। जागृति उसका मूड ठीक करने के लिए ही उसे मॉल लेकर जा रही थी, लेकिन फिर भी अनामिका को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था।
इसलिए वो जागृति को कहना चाहती थी कि वो क्यों इतना सब कर रही है उसके लिए, लेकिन अनामिका की बात काटते हुए जागृति ने कहा, हाँ हाँ जानती हूँ, तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें चिक्कारेगा, यही ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अपने स्वाभिमान को कहो कि वो मुझ में और तुम में पाक करना बंद करे, और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो जब तुम्हें जॉब मिल जाए और जिस दिन तुम्हें सैलरी मिले उस दिन तुम मुझे शॉपिंग करा देना। अब ठीक है। अनामिका जागृति का मुंह देखती रह गई। जागृति ने उसे फिर आगे कुछ बोलने ही नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बड़े मॉल में थे और शॉपिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मानसी और अपराजिता लिविंग रूम के सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। अपराजिता, अगर तुम इस तरह सोचने में वक्त बर्बाद करोगी तो तुम एक दिन निशांत को खो दोगी। तो मॉम मैं क्या करूं? वो मेरा फोन नहीं उठता, उसके घर जाती हूँ, बहाने बनाकर कहीं चला जाता है। साथ बैठ भी जाएं तो मुझसे बात नहीं करता, मैं अकेली ही बोलती रहती हूँ। अपराजिता ने रुआसा फेस बनाते हुए कहा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। तुम मेरी बेटी होकर मैं कायरो जैसी बातें कैसे कर सकती हो? मानसी ने कहा और अपराजिता के बगल में बैठ गई। मानसी ने अपराजिता के सिर पर उंगली रखते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो, कुछ ऐसा करो कि वो ना चाहते हुए भी तुम्हारे आसपास रहे। समझ रही हो तुम? ये सुनकर अपराजिता ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसे अभी फोन करो और उस पर दबाव बनाओ, फिर से उस रात को लेकर कोई ड्रामा करो और कहो कि तुम उससे मिलकर बात करना चाहती हो। ठीक है माँ, अपराजिता ने कहा और फिर निशांत को फोन मिला दिया। निशांत ने पहली बार में फोन नहीं उठाया तो अपराजिता ने फिर से मिला दिया। निशांत ने इस बार फोन उठाया और थोड़ा नाराजगी से बोला, अपराजिता मैं बिजी हूँ, मुझे कॉल मत करो। निशांत, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम्हें जो भी बात करनी है बाद में करना। ये कहकर निशांत फोन रखने वाला था कि तभी अपराजिता ने कहा, तो क्या यही मैं मॉम डैड को भी बोलूं? अपराजिता की बात सुनकर निशांत खामोश हो गया। उसकी खामोशी को अपराजिता ने अपने लिए मौका समझकर कहा, निशांत मुझे इग्नोर करना बंद करे, उस रात के लिए बस करो। निशांत अपराजिता की बात काटते हुए बोला, उस रात के बारे में बोलना बंद करो। आखिर कब तक उस एक बात के लिए तुम ये ड्रामा करती रहोगी? दोपहर 2 बजे मेरे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहां आ जाना, और अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुई तो फिर मिलने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर निशांत ने फोन रख दिया। अपराजिता के चेहरे पर अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसके बगल में खड़ी मानसी ने इशारे से पूछा तो अपराजिता ने खुश होते हुए कहा, मॉम हम 2 बजे कॉफी शॉप में मिलने वाले हैं, तो तुम्हारे पास बस 1 घंटे का ही तो वक्त है। अभी 1 बज रहा है और तुम्हें तैयार होने में वक्त भी लग जाता है। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। मानसी ने अपराजिता को उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इधर सुबह से शॉपिंग में उलझी अनामिका और जागृति मॉल से बाहर निकली। उन्होंने जागृति की फालतू चीजों के साथ कुछ जरूरी सामान भी लिया। सभी शॉपिंग बैग्स ले जाकर उन्होंने कार की पिछली सीट पर रखा दिए। अब बहुत जोरों की भूख लग रही है, चलो कुछ खाकर आते हैं, जागृति ने अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा। दोनों जाकर जल्दी से कार में बैठ गई और जागृति ने कार पास के ही एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़ा दी। वहां पहुंचने पर पता चला कि रेस्टोरेंट फुल हो गया है, वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। जागृति और अनामिका फिर से वापस आफा कार में बैठ गई। जागृति घर चलते हैं, घर पर कुछ बना लेंगे, अनामिका ने कहा। इतना थक गए हैं यार, कैसे बनाएंगे और फिर बनने में टाइम भी लगेगा, जागृति ने मुंह बिचकाते हुआ कहा। जागृति तुम अभी अपना फेस कवर कर सकती हो, लेकिन खाते वक्त तुम्हें ये मास्क उतारना पड़ेगा, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं अब एक ऐसे कॉफी शॉप जाने वाली हूँ जहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जागृति ने कहा और फिर एक यू टर्न लिया और गाड़ी मोड़ दी। 20 मिनट बाद वो एक कॉफी शॉप के बाहर थे। वो दोनों उतरी और सीधा अंदर चली गई। उस कॉफी शॉप के अंदर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे केबिन बनाए गए थे, वहां कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। अनामिका और जागृति भी जाकर एक टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उनका ऑर्डर किया खाना आ चुका था। 2 बज चुके थे और अपराजिता कॉफी शॉप के बाहर खड़ी थी। ठीक 2 बजे निशांत की कार उस कॉफी शॉप के बाहर आकर रुकी। अपराजिता जल्दी से आगे बढ़ी ताकि वो निशांत के गले लग सके, लेकिन निशांत उसे अनदेखा कर सीधा उस कॉफी शॉप में चला गया। अपराजिता बाहें फैलाए वहीं खड़ी रह गई। उसका मुंह उतर गया। वो चुपचाप निशांत के पीछे जाकर अंदर बैठ गई। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि उसी कॉफी शॉप में अनामिका अपनी दोस्त जागृति के साथ थी। निशांत, हमारी संपई होने वाली है, आखिर तुम कब तक इस तरह बिहेव करोगे?
अपराजिता ने कहा तो निशांत ने अपनी झल्लाहट को दबाते हुए कहा, क्या तुमने यही कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? अपराजिता को निशांत के बेरुखे बर्ताव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोलकर बात बिगाड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो ये बताओ मॉम डैड, यहाँ तक कि तुम्हारे मॉम डैड भी मुझसे पूछते हैं कि हम साथ में टाइम स्पेंड क्यों नहीं करते। हमारी सगाई होने वाली है और हम इस तरह बिहेव करते हैं जैसे जबरदस्ती एक दूसरे से बंधे हो। अपराजिता अभी कह ही रही थी कि निशांत ने उसकी बात काटे हुए कहा, हाँ तो सच भी तो यही है ना। निशांत का गुस्सा अब फूट पड़ा था। वही सच है अपराजिता, तुम्हारी उस गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम अनामिका से प्यार करते हो, यही ना। अपराजिता उसकी बात बीच में काटते हुए बोली। निशांत अब गुस्से से भरने लगा था, लेकिन अपराजिता को एक मौका मिल गया था अनामिका को निशांत की नजरों में गिराने का। तुम अनामिका के दिए धोखे की सजा मुझे दे रहे हो और फिर इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रहे हो। वो तुम्हें छोड़कर चली गई किसी के साथ अच्छी जिंदगी जीने, और एक तुम हो जो आज भी उसे भूल नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि वो कभी तुमसे प्यार करती थी? उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया निशांत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन तुम मेरे प्यार को कभी समझना ही नहीं चाहते। मैं कितनी कोशिशें करती हूँ तुम्हारा ध्यान पिछली बातों से हटाकर अपनी तरफ ला सकूं, लेकिन तुम पिछली यादों से निकलना ही नहीं चाहते। अनामिका कभी तुम्हारे लायक नहीं थी, वो धोखेबाज है। अपराजिता अनामिका के खिलाफ निशांत के मन में जहर भरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वहीं उसी कॉफी शॉप में बैठी अनामिका ने जागृति से कहा, मेरा हो गया और प्लीज अब जल्दी चलते हैं। 3 बजने वाले हैं, मुझे विहान को स्कूल से वापस लेने जाना होगा। हाँ तो स्कूल यहाँ से कितना ही दूर है? आराम से खा, अभी पूरे आधे घंटे हैं। जागृति ने खाते खाते कहा। मेरा हो गया जागृति, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, अनामिका ने कहा। जागृति ने देखा आज अनामिका का मूड काफी अच्छा था। वो विहान के स्कूल में एडमिशन हो जाने को लेकर काफी खुश थी। जागृति ने सोचा कि यही सही वक्त है अनामिका से बात करने का, इसलिए वो अनामिका की तरफ घोड़ा सा झुकी और बहुत आराम से बोली, अनामिका मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, अनामिका ने कहा। जागृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, अनामिका तुम लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में क्यों नहीं सोचती? मतलब? अनामिका ने नासमझी में जागृति की तरफ देखा। जागृति ने इस बार खुलकर कह दिया, तुम किसी को डेट क्यों नहीं करती? मेरा मतलब है तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। आखिर तुम्हारी उम्र ही क्या है? विहान को भी तो एक बाप। बस जागृति, अनामिका ने हाथ दिखाकर जागृति को बोलते बोलते रोक दिया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम ही नहीं संभला रही हो मेरी तकलीफ। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुहासे पे कैसे कह सकती हो? मैं किसी मर्द को अपने आसपास महसूस भी नहीं करना चाहती, उन्हें अपनी लाइफ में लाना तो दूर की बात है। अनामिका मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ और इसलिए मुझे दुख होता है कि मैं चाहकर भी कुछ ठीक नहीं कर सकती। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही हूँ। तुम विहान के बारे में तुम मेरा भला चाहती हो। ये कैसी भलाई है आखिर? मैं अब इस सब के बारे में ना सोचना चाहती हूँ ना सुनना, और रही विहान की बात, मैं काफी हूँ उसके लिए, अनामिका ने कहा और गुस्से से उठकर वहां से चल दी। जागृति पीछे से आवाज देने लगी, लेकिन अनामिका ने उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा और बाहर जाने लगी। जागृति ने जल्दी से बिल के साथ पैसे रखो और अनामिका को आवाज देते हुए बाहर निकलने लगी। उसी रो में बैठे निशांत और अपराजिता ने जागृति को अनामिका का नाम पुकारते हुए सुना तो उनकी नजरें खुद ब खुद उस ओर चली गई। तभी यहाँ से अनामिका गुजरी और उसके पीछे जागृति। निशांत अनामिका को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसके साथ बैठी अपराजिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अनामिका को यहाँ देखकर गुस्से से भड़क गई थी। उसे अनामिका से दिन पर दिन और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी, क्योंकि निशांत अनामिका को भूल नहीं पा रहा था। अपराजिता की हर कोशिश अनामिका की पायदों के आगे बेकार होती जा रही थी। कहाँ जा रहे हो निशांत? अनामिका के पास उसके पास जाकर गिड़गिड़ाओगे? अपराजिता ने निशांत का हाथ पकड़े हुए कहा। निशांत में अपराजिता की ओर घूर कर देखा। निशांत अनामिका को इतने साल बाद यहाँ देखकर पहले ही शॉक कैद था। उसका दिमाग बिल्कुल जैसे काम ही नहीं कर रहा था। एक पल में उसकी आंखों में हैरानी थी, अगले ही पल 5 सालों से अंदर भरा दर्द उतर आया था। उस वक्त उसे अपराजिता की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी। उसे अगर कुछ दिख रहा था तो वो बस अनामिका थी, जो एक लम्हे के लिए उसे दिखी और अगले पल गायब हो गई थी। निशांत को इतना हैरान और खोया हुआ देखकर अपराजिता खुद को बोलने से नहीं रोकना चाहती थी।
उसने फिर से कहा, जो तुम्हें धोखा देकर चली गई और अब यहाँ आकर भी उसने तुमसे मिलने, यहाँ तक कि अपने किए की माफी भी नहीं मांगी, ना ही कोई सफाई देना जरूरी समझा। अब तुम उसके सामने जाकर क्या करना चाहते हो? मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने हमेशा उसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया, फिर भी वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो वो क्यों थी 12 साल मेरी जिंदगी में? निशांत ने अपराजिता का हाथ झिड़क कर खुद से दूर किया और तेजी से बाहर निकल गया। लेकिन जब तक वो बाहर आया अनामिका जा चुकी थी। मूली से फिसलती देत की तरह सब क्षण भर में गुजर गया। वो न 5 साल पहले कुछ रोक सका था, ना अब रोक पाया। एक एक पल जिस चेहरे को देखने के लिए वो तरस रहा था, आज उसकी एक झलक ने उनसे पागल कर दिया था। उसके लिए अनामिका किसी परलाई की तरह हो गई थी, जिसे वो जितना ही पकड़ने भागता वो उतनी ही तेजी से दूर भाग जाती। उसे खो देने का डर था या दुख जो उसके दिल से होकर उसकी आंखों तक में समाया था। निशांत उसे देखकर बहुत खुश था, या ये देखकर कि 5 साल बाद वो आई और उससे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा, ये सोचकर दुखी। अपने तेज धड़कते दिल के साथ निशांत कैफे के सामने घुटनों के बल बैठा उस ओर देख रहा था, जिस ओर अनामिका की कार जा रही थी। इतने लंबे अरसे बाद वो अनामिका से मिला और वो भी इस तरह। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अंदर बैठी अपराजिता जलन, अपमान और नफरत में जल रही थी। आज एक बार फिर उसे सब कुछ जीतकर भी हारा हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी ड्रेस के कपड़े को टाइट से पकड़े हुए दांत पीसकर कहा, जब तुम चली गई थी तो क्यों वापस आई? तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चैप्टर 10 यादें। उसकी मासूम आवाज सुनकर अनामिका अपने ख्यालों से बाहर आई। विहान उदास नजरों से टकटकी लगाए उसकी ओर देख रहा था। अनामिका ने विहान की तरफ देखकर स्माइल करने की कोशिश की और तभी उसकी नजर खुद को घूरती जागृति से जा मिली, जो ड्राइविंग सीट पर बैठी उसे ही देख रही थी। अनामिका जो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी, अब उसने वो भी नहीं की और विहान का बैग लिए नीचे उतर गई। विहान कभी अपनी मम्मा को देख रहा था तो कभी अपनी मासी को। उस बच्चे को लगने लगा था कि उसकी मम्मा अब तक उसकी वजह से परेशान है। हे विहान, कम बेबी। जागृति कार से नीचे उतरी और दूसरी तरफ का दरवाजा खोल बाहें फैलाए अंदर बैठे विहान को मुस्कुराते हुए बुलाने लगी। विहान भी सब कुछ भूल अपनी मासी की तरफ बढ़ गया। मासी, मम्मा को क्या हुआ? वी कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या वो मुझसे गुस्सा है? विहान जागृति से बोला। जागृति विहान को गोद में लिए हुए ही घर के अंदर आ गई। उसने सामने सोफे पर बैठी अनामिका को देखते हुए जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, कुछ नहीं बेबी, मम्मा का और मासी का झगड़ा हो गया। मासी ने मम्मा से कहा कि एक ड्रेस ले लो, पर मम्मा ने मासी की बात ही नहीं सुनी। बस तब से ही मम्मा मासी से नाराज है। अच्छा, आपसे नाराज है? मुझे लगा मुझसे नाराज है। फिर मम्मा को मना लो ना जल्दी से। विहान अपने गालों को अलग अलग ढंग से फुलाते हुए बोला। जागृति ने जानबूझकर जोर से सब कुछ कहा था ताकि अनामिका समझ जाए कि उसकी नाराजगी और खामोशी का असर विहान पर पड़ रहा है। अनामिका इस बात को समझ भी गई थी। उसने जल्दी से विहान को अपने पास बुलाया और उसे गले से लगाते हुए बोली, मम्मा किसी से नाराज नहीं है। फिर वो विहान से उसके स्कूल और इधर उधर की बातें करने लगी। पीछे खड़ी जागृति उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, अनामिका, ये नाराजगी का ड्रामा करके तुम मुझे ज्यादा दिन तक टाल नहीं पाओगी। तुम्हें आगे बढ़ने का फैसला करना ही होगा। अपने लिए ना सही, विहान के लिए ही, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर अकेले सब कुछ झेलते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ अनामिका के जाने के बाद निशांत खुद को बुरी तरह टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो एक बार उससे मिलने के लिए तरस रहा था, ना जाने किस चीज ने उसके पांव जकड़े थे, जो वो अनामिका के घर जाकर उसके बारे में पूछने, उसके बारे में पता करने के लिए नहीं उठा पा रहा था। शायद अनजाने में ही सही, अपराजिता के साथ बिताए एक रात के लिए वो खुद को कसूरवार मान रहा था, या कहीं ना कहीं इन 5 सालों में अपराजिता के साथ एक बेअर्थ रिश्ते में रहने की वजह से तो अनामिका के लिए खुद को धोखेबाज समझने लगा था। निशांत उस कैफे से निकलकर ऑफिस वापस गया ही नहीं। वो इस वक्त एक बड़े और खूबसूरत पार्क में बने एक छोटे से सूखे पॉन्ड के पास बैठा था, जहां वो और अनामिका स्कूल के बाद अक्सर बैठा करते थे। तब सिर्फ वी पॉन्ड हुआ करता था, लेकिन बाद में उस जगह एक पार्क बना दिया गया और वो पॉन्ड कुछ समय बाद पूरी तरह सूख गया। उस पॉन्ड की ही तरह निशांत को अपनी जिंदगी भी नजर आ रही थी, पूरी तरह निराश और हताशा से भरी, सबके बीच होते हुए भी एक खालीपन से भरी। उसकी जिंदगी से 5 साल पहले उसकी खुशी एक रोज ऐसे चली गई जैसे बारिश वाले बादलों के आने से सूरज की किरणें धरती से चली जाती है। उन काले बादलों का घना साया उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए बस गया था।
सूरज ढलने लगा था और निशांत अब तक वहीं बैठा था। उसे ना तो दुनिया का होश था और ना ही वो किसी और चीज के बारे में सोचने की हालत में था। पार्क की देखभाल करने वाले गार्ड ने आकर उसे शाम हो जाने और पार्क के बंद हो जाने के बारे में बताया तो वो बेसुध सा चुपचाप वहां से उठा और अपनी कार में आकर बैठ गया। ढलती शाम उसकी तकलीफों को और बढ़ा रही थी। उसने कार स्टार्ट की और चल दिया। इधर अपराजिता जब से घर वापस आई थी अपने कमरे में तोड़फोड़ मचा रही थी। जो कुछ भी उसके हाथ आता वो उठाकर जोर से पटक देती। दीवार के सहारे खड़ी उसकी माँ चुपचाप ये सब देख रही थी। बोलो मौन, क्या करूं मैं? वो जब तक इस दुनिया में है मेरी जिंदगी में यूं ही ग्रहण लगाती रहेगी। उसके होते हुए मैं और निशांत कभी एक नहीं हो सकते। ये कहते कहते अपराजिता ने एक और फ्लावर पॉट उठाया और धड़ाम से पटक दिया। मानसी ने अपने हाथों से अपने कानों को डंक लिया। अपराजिता अब थक चुकी थी, शायद वो धम से बेड पर बैठ गई। मानसी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई ताकि वो अपना गुस्सा, अपनी भड़ास उससे कहकर निकाल सके। अपराजिता ने अपना सिर मानसी के कंधे पर रख दिया। एक तरफ जहां अपराजिता निशांत को पाकर भी खुश नहीं थी, वहीं अनामिका छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने लगी थी। विहान के स्कूल से आने के बाद से अनामिका उसका स्कूल का होमवर्क करवाकर अब उठी थी। उसने थोड़ी देर के लिए विहान को टीवी देखने की परमिशन दी थी। तब तक वो किचन में कुछ काम निपटा लेना चाहती थी। अनामिका जब किचन में पहुंची तो वहां जागृति पहले से ही थी। यो उसका ही इंतजार कर रही थी। मुझे बात करनी है अनामिका, तुम अपने नजरिए के चलते बाकी सब कुछ अनदेखा नहीं कर सकती। अनामिका को देखते ही जागृति ने कहा। जागृति को फिर उसी बारे में बात करते देख अनामिका ने कहा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी जागृति, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ। आखिर क्यों तुम इस तरह हर बात से भागती रहती हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि विहान किन हालातों से गुजर रहा है? माना कि 5 साल पहले जो भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन उसमें विहान की भी तो कोई गलती नहीं है ना अनामिका। उसे किस बात की सजा मिल रही है? तुम्हारे एक फैसले से तुम दोनों की लाइफ चेंज हो सकती है। जागृति बोल ही रही थी कि अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, बस करो जागृति, 5 साल पहले क्या हुआ उसके बारे में कोई बात मुझसे मत करो प्लीज। आखिर कब तक यूं ही भागती रहोगी अनामिका? तुमने अपने दिमाग में उस एक घटना की वजह से जोहर बनाया है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है। जागृति ने अनामिका की दोनों बाजुओं को पकड़कर कहा, जिस पर अनामिका ने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ते हुए कहा, नहीं होगा मुझसे जागृति, होगा मेरा नजरिया गलत, लेकिन ये मैंने खुद नहीं बनाया। जागृति ने अनामिका का मुरझाया चेहरा देखा, जिस पर अक्सर आत्मविश्वास भरा रहता है, आजकल वो कहीं खोने सा लगा था। वो अनामिका को मजबूत होते देखना पसंद करेगी, इस तरह कमजोर पड़ते नहीं। जागृति ने उस टॉपिक को फिलहाल के लिए वहीं छोड़ दिया और अनामिका के हाथ में एक लेटर थमाते हुए बोली, आज सुबह ही आपा था। शावट न्यूजीलैंड की उस कंपनी का है जहां तुम जॉब करती थी। ये कहकर जागृति वहीं सियाब से टिककर साड़ी हो गई और अनामिका की ओर देखने लगी। लेटर वॉटसन्स ग्रुप ऑफ कंपनी का ही था। अनामिका पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही थी। अनामिका का बॉस काफी खड़ूस और मक्कार आदमी था। अनामिका को 2 हफ्तों की छुट्टी लेने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। कंपनी के कुछ कलस के मुताबिक इस वक्त अनामिका का वहां जाना बहुत जरूरी था। अनामिका काफी ध्यान से उस लेटर को पढ़ रही थी। सब पढ़ने के बाद उसने जागृति की ओर देखकर कहा, मुझे न्यूजीलैंड जाना होगा 2 दिन के अंदर ही। मैंने इंडिया आने के लिए लीव अप्लाई की थी, तब सोचा ही नहीं था कि यहीं रह जाऊंगी और अब लीव टाइम पे राइट कब का खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ जाकर जवाब देने और रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए कहा है। जागृति अनामिका की देखते हुए ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही थी। अनामिका ने जागृति को चुप देखकर कहा, तुम क्या सोच रही हो? जागृति ने मन ही मन अनामिका की बात का जवाब दिया, यहीं की भरावान करे तुझे यहाँ कोई मिल जाए। फिर उसने अनामिका की तरफ देख सिर नामे हिलाते हुए कहा, नथिंग। तुम 2 दिन के लिए विहान को संभाल लोगी ना? अनामिका ने हड़बड़ाते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। जागृति ने कहा तो अनामिका किचन से बाहर निकलती हुई बोली, प्लीज आज खाना तुम बना लो, मैं पैकिंग करने और फ्लाइट की टिकट बुक करने जा रही हूँ। अनामिका ये कहकर तुरंत ही वहां से चली गई। जागृति हल्के से मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। इस वक्त एक बार में बैठा निशांत पूरी तरह नशे में चूर था। उसकी आंखें भी ठीक से खुल नहीं पा रही थी। उसके सामने रखा ग्लास खाली था और वो लड़ायाते लफ्जों में कह रहा था, हे वेटर, इसकी भर दो। सर आपने बहुत ज्यादा दिखवार ली है, आप प्लीज अपने घर से पहले किसी को बुला लीजिए। बेटर ने नशे में धुत निशांत से कहा।
निशांत अपना सिर लटकाए जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करते हुए बोला, मेरे लिए कोई नहीं आने वाला। वो मुझे छोड़कर चली गई। अनामिका तुम क्यों चली गई? अनामिका वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। निशांत लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बेटा बार बार किसी को बुला लेने के लिए कह रहा था, जिस पर निशांत उठा और अपनी जेब से फोन निकालकर अनामिका का नंबर बैंकने लगा। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें आकर देखना वही कि मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे धोखे की वजह से। निशांत बड़बड़ा रहा था और फोन में नंबर स्क्रॉल किए जा रहा था। नशे में उसे सब कुछ धुंधला दिखा रहा था। उसने नशे में ठीक से ना दिखने की वजह से अनामिका की जगह अपराजिता के नंबर पर कॉल लगा दिया। अपराजिता अपने कमरे में थी जब उसका फोन बजा। निशांत का नाम देख वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, क्या बात है, शाम होते ही अक्ल ठिकाने आ गई लगता है। आखिर मेरे प्यार का जादू चल ही गया। अपराजिता ने फोन उठाया और हेलो बोलने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से निशांत की आवाज आई, बिना कोई सवाल जवाब किए सुबह जिस कैफे में आई थी उसी की पार्किंग में आ जाओ। ये कहकर निशांत ने कॉल कट कर दिया। अपराजिता ने फोन कान से हटाकर सामने किया और खुद से बोली, पार्किंग में चलो, चलकर देखते हैं क्या कहना चाहता है। कुछ देर बाद जब अपराजिता पार्किंग के बाहर पहुंची तो उसे सामने निशांत अपनी गाड़ी के सामने टेक लगाए खड़ा नजर आया। अपराजिता मुस्कुराते हुए निशांत की तरफ चल दी। वो इस वक्त ये सोचकर हद से उपादा खुश थी कि निशांत ने खुद उसे मिलने बुलाया है। निशांत ने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की हुई थी, इसके बावजूद उसे सामने से आती अपराजिता में अनामिका नजर आ रही थी। जब अपराजिता निशांत के काफी करीब आ गई तो निशांत ने आगे बढ़कर तुरंत उसकी कमर को पकड़ लिया। अपराजित कुछ कह पाती या समझ पाती तब तक निशांत ने उसे किस करना शुरू कर दिया। अपराजिता आंखें फाड़े बस देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निशांत खुद उसे किस कर रहा था। कुछ देर की किस के बाद निशांत ने अचानक उसके गालों और कदी की घूमना शुरू कर दिया तो अपराजिता के खुशी और मदहोशी से रोंगटे खड़े होने लगे। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा था उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन इसके बाद जो होने लगा था उस पर वो विश्वास कभी करना भी नहीं चाहेगी। निशांत ने उसके गालों और कंधों को चूमते हुए कहा, अनामिका तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं कितना अकेला हो गया था तुम्हारे बिना। तुम्हें देखने के लिए तरस गया था मैं। मुझे छोड़कर मत जाना अनामिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। निशांत के कहे एक एक शब्द जो केवल अनामिका नाम की माला जप रहे थे, अपराजिता के दिल दिमाग पर बिजलियों गिरा रहे थे। वो एक बार फिर अपमान और नफरत की आग में जल रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो अचानक जोर से चीखी, अनामिका 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 पे कहकर उसने पूरी ताकत से निशांत को धक्का दिया, जिससे निशांत दूर जा गिरा। उसका नशा तो गिरते ही हवा हो गया था, लेकिन अपराजिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तुमने यहाँ मुझे इसलिए बुलाया ताकि मुझे फिर से बेइज्जत कर सकी। आखिर कब तक तुम उस अनामिका को अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश करते रहोगे? क्या तुम्हें नजर नहीं आता वो तुम्हारी जिंदगी से 5 साल पहले जा चुकी है। वो तुम्हें बहुत पहले किसी और के लिए छोड़ चुकी है। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन एक तुम हो जो उसके पीछे पागलों की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे ही और साथ में मेरी खुशियां भी। तुम्हारे पागलपन ने मेरे दिन न रात का चैन छीन लिया है। मैंने तुम्हें बांध कर नहीं रखा है अपराजिता। तुम आजाद हो, जब चाहे तब चली जाओ। निशांत अब तक उसके करीब आ गया था। उसे अब एहसास हो चुका था कि वो अपराजिता को अनामिका समझ एक बार फिर से क्या करने जा रहा था। मैं आजाद हूँ, ये तुम कितनी आसानी से कह गए। क्या तुम्हें ये कभी नजर नहीं आया कि तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया? खुद की खोकर मैं अब आजाद कहाँ हूँ निशांत? अपराजिता ने वही पुराना नाटक शुरू कर दिया। तुमने मेरा प्यार पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन से उसका प्यार छीनने के लिए सब कुछ किया था। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम किस हद तक नीचे गिर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरा प्यार तुम्हारी तरह जिस्म का भूखा है जो यूं ही खत्म हो जाएगा? मैं अनामिका से प्यार करता था और प्यार करता हूँ, और यही सच है। राही तुम्हारी बात तो उस एक रात की वजह से ही मैं अब तक तुम्हारे साथ हूँ, पर इसे मेरा प्यार समझने की गलती कभी मत करता, समझी तुम? ये कहकर निशांत वहां से चला गया। अपराजिता फिर अकेली रह गई। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो काफी भयानक था। उसके आपस में बचते दांत और उसकी कस्ती मुद्दियां बता रही थी कि वो अपने अंदर की नफरत में किस हद तक जाल रही थी। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज यार मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।